स्टूडेंट हमारे पास ये जो फिजिक्स की बुक है एस क्रोटो, जो कि जेई एडवांस और ओलंपियाड के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है और रिकमेंड करते हैं काफ़ी सारे टीचर्स स्टूडेंट को अपना फिजिक्स का लेवल अप करने के लिए। उसका ये सबसे पहला क्वेश्चन है 1.1। इसमें हमें बताया गया है कि ए बॉडी विथ जीरो इनिशियल वेलोसिटी मूव्स डाउन एन इंक्लाइन प्लेन फ्रॉम ए हाइट h। तो बेसिकली हमको बोल रहा है कि एक ऐसा इंक्लाइंड प्लेन है जिसका जो हाइट है ये वाला वो h है। यहाँ से एक बॉडी कोई भी मास है मान लो, ये नीचे की तरफ जाता है, देन ascends along the same plane with an initial velocity। पहले बोला गया था कि पहले वाले केस में जब ये नीचे जा रहा था, डिसेंड कर रहा था डाउन द इंक्लाइन प्लेन, तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 थी। फिर कह रहा है दूसरे केस में ये जब ये नीचे पहुंच गया तो फिर वापस से ये असेंड करता है, यानी कि प्लेन के ऊपर जाता है। ठीक है, अलोंग द सेम प्लेन विथ एन इनिशियल वेलोसिटी, कुछ तो इसके पास तभी इनिशियल वेलोसिटी रहेगा। मान लो इसको अभी हम मान लेते हैं v1। इससे ये ऊपर की तरफ चढ़ता है और ये उतना ही होता है जितना कि h हाइट पे जाके वापस से ये ऊपर जाके रुक जाए, सच दैट इट स्टॉप्स एट द सेम हाइट, इन विच केस इज़ द टाइम ऑफ मोशन लॉन्गर। तो हमको पूछ रहा है कि ऊपर से नीचे आने का टाइम ज़्यादा होगा या नीचे से ऊपर जाने का टाइम। मान लो ये t1 है और ये t2 है, तो कौन सा ज़्यादा होगा ये हमें पूछा गया है। तो इसको हम अभी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम जो होता है उसका यूज़ करके इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम, अब इसको हम पहले देखते हैं। अब इसका भी दो केस बनेगा। एक केस ऐसा बनेगा जिसमें ये जो इंक्लाइंड प्लेन है वो स्मूथ है। स्मूथ होने का मतलब होता है कि इसके ऊपर जो है वो फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, फ्रिक्शन जो है वो एब्सेंट है, यानी फ्रिक्शन का कोई फोर्स नहीं है। और दूसरा केस बनेगा जिसमें ये रफ सरफेस है, यानी कि उसके केस में फ्रिक्शन जो रहेगा वो प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को अभी हम बनाने का ट्राई करेंगे। तो पहले हम स्मूथ वाले केस के लिए इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो मान लो ये हमारे पास जो इंक्लाइन प्लेन था, ठीक है, उसमें जब इसने शुरू किया तो इसको बता दिया गया कि नीचे जाते टाइम में इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 थी। जब ये नीचे पहुंच जाएगा तो मान लो हमने जो ऊपर जाते टाइम का v1 माना था, तो अभी मान लो ये नीचे जब पहुंचेगा तो इसका वेलोसिटी हो जाता है लेट से v2। ठीक है, जब ये नीचे पहुंचा था तो अब हम इसके केस में एक बार नीचे उतरने के केस में वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इजिकल टू वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये सरफेस तो स्मूथ है, तो इसमें फोर्स क्या लगेगा। तो फोर्स एक तो लगेगा ये जो सरफेस पे टच कर रहा है, तो सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा नॉर्मल, और इसका एक वेट सीधा वर्टिकल डायरेक्शन में लगेगा जो कि होगा mg। और इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है यहाँ पे, तो जो नॉर्मल होगा वो हमारे सरफेस के परपेंडिकुलर होगा और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो जो भी फोर्स अगर परपेंडिकुलर होता है डिस्प्लेसमेंट के, तो उसका जो वर्क डन होता है उस फोर्स के द्वारा वो हो जाता है 0। तो यहाँ पे दो फोर्स है, एक तो है mg और दूसरा है नॉर्मल। तो mg का तो कुछ वर्क डन होगा, वो कितना होगा तो वो देखो, mg जब ये h हाइट से नीचे की तरफ जा रहा है तो वर्क डन बाय जो ये फोर्स आएगा वो आएगा mg इंटू एच। ठीक है, और मान लो कि हम नीचे के डायरेक्शन को अभी यहाँ पे निगेटिव लेते हैं, तो ऊपर के डायरेक्शन को हम लेंगे पॉजिटिव। सिमिलरली इस तरफ के डायरेक्शन को पॉजिटिव लेके इधर के डायरेक्शन को निगेटिव लेंगे। जब हमारा ये नीचे के तरफ आ रहा है, ठीक है, h, तो अभी हम इसको माइनस h ले लेते हैं। ठीक है,
और वर्क डन बाय नॉर्मल हो जाएगा 0। यहाँ पे जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा, चूँकि हमने माना था कि जब ये नीचे जाएगा इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v2, तो इसका फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ m इंटू v2 का स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। चूँकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है इसलिए ये हो जाएगा 0। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो ये है mg नीचे की तरफ लग रहा है और हाइट भी नीचे की तरफ जा रहा है, तो मेरा फोर्स भी माइनस में आएगा mg और h भी आएगा माइनस में, तो ये दोनों कट के प्लस बन जाएगा। तो हाफ mv2 स्क्वायर बराबर हो जाएगा mgh। तो यहाँ से v2 बराबर आ जाएगा √2gh। तो ये वो वेलोसिटी है जिससे ये सरफेस के नीचे पहुँचेगा। अब हम इस पार्टिकल को ऊपर की तरफ भेज के देखेंगे कि उस केस में क्या होता है स्मूथ सरफेस पे। मान लो ये है, तो इनिशियली इसको हमने माना था कि इसकी वेलोसिटी रहेगी v1, और ये जब यहाँ पे पहुँच जाएगा फाइनल तो इसका फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा 0, क्योंकि ये जस्ट पहुँच रहा है। ठीक है, अगेन इस केस में mg ही फोर्स है। ठीक है, अब जो mg लग रहा है ऊपर जाते टाइम भी वो तो सेम ही डायरेक्शन में लगेगा mg, राइट। और ये हाइट अभी ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अब हम जो दूसरा केस है उसमें हम क्या देखेंगे, सेम इक्वेशन लिखेंगे, लाइक के फाइनल माइनस के इनिशियल इजकल टू वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। तो यहाँ पे जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा वो 0 माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ m इंटू v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे अगेन जो नॉर्मल फोर्स है वो परपेंडिकुलर रहेगा सरफेस के, तो उसके द्वारा कोई भी वर्क डन नहीं होगा, केवल ग्रेविटी के कारण से वर्क डन होगा। और वो कितना होगा, तो होगा mg इंटू एच। इस बार h चूँकि वो ऊपर की तरफ जा रहा था पॉजिटिव है, लेकिन जो वर्क डन है ये जो mg फोर्स है वो नीचे की तरफ है, तो उसको मैंने निगेटिव लिखा है। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो जो v1 अगेन आ जाएगा वो आ जाएगा √2gh। तो हमने देखा कि स्मूथ वाले सरफेस वाले केस में ये जो v1 है और जो v2 है वो दोनों का ही वैल्यू सेम आ रहा है, वो है √2gh। तो इसलिए जो जो यहाँ पे टाइम लगेगा ऊपर जाने में और नीचे आने में वो सेम ही लगेगा, क्योंकि डिस्टेंस दोनों ही s ट्रेवल कर रहा है। तो यहाँ पे टाइम दोनों के लिए हो जाएगा t1 इज इक्वल टू t2। अब इस प्रॉब्लम का हम एक दूसरा केस लेंगे जो मैंने बताया था, वो है केस जबकि फ्रिक्शन प्रेजेंट हो। तो ये वाले केस के लिए फिर से हम इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं कि क्या होता है, क्या निकल के आता है। इस केस में जब रफ सरफेस है हमारे पास में तो क्या होगा। अगेन हम देखते हैं कि ये मान लो हमारा इंक्लाइन प्लेन है, नीचे जा रहा है यहाँ से। ठीक है, तो अब इस केस में क्या होगा, फिर से हम लिखेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम से, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू चेंज इन वर्क डन। अब यहाँ पे एक तीसरे फोर्स की भी एंट्री हो चुकी है जिसका नाम है हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स। अब देखो जब ये स्लाइड होकर नीचे जा रहा होगा mg तो अभी भी नीचे की तरफ लगेगा, जो वेट है नॉर्मल इधर परपेंडिकुलर लगेगा, लेकिन जब ये नीचे की तरफ जा रहा है तो फ्रिक्शन इसके रिलेटिव मोशन को अपोज करके इसके ऊपर की तरफ लग रहा होगा ये फ्रिक्शन। ठीक है, और जब तो इसमें हम लिखेंगे नीचे जाते हुए जब डिसेंट का है तभी, कि मान लो कि जब ये पहुंच जाता है, लेट से शुरुआती में तो वेलोसिटी 0 था, जब पहुंच जाता है तो इस केस में हम इसको मानते हैं, लेट से जो पहले माना था वही मान लेते हैं कि ये है v2। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे इसमें, इनिशियल काइनेटिक फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ m इंटू v2 का स्क्वायर। इनिशियल तो वेलोसिटी 0 था तो इसीलिए 0 हो जाएगा, इजिकल टू वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना आएगा, तो ये नीचे की तरफ जा रहा है तो नीचे की तरफ माइनस ले आता तो फोर्स हुआ माइनस mg और हाइट हुआ माइनस h, ये हो गया, प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन। अब देखो वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो होता है हमेशा अपोजिट होता है। ठीक है, तो इसलिए हम अगर फ्रिक्शन के मैग्नीट्यूड को लें तो वो हमारे इसके अपोजिट आएगा, यानी कि एक माइनस का साइन लगेगा यहाँ पे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि हाफ m इंटू v2 का स्क्वायर बराबर mgh माइनस मॉड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। ये इसको मान लो इक्वेशन 1।
अब हम देख रहे हैं जब ये ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो क्या होगा। तो ये है हमारा ये ब्लॉक, अब ये जाएगा ऊपर की तरफ। तो इनिशियली मान लो इसका जो स्पीड था वो था v1, ठीक है। हम फिर से वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे तो अब फाइनली जाके ये रुक जाता है। तो ये के फाइनल हो जाएगा 0 माइनस के इनिशियल हो जाएगा हाफ m v1 का स्क्वायर बराबर वर्क डन बाय ये। हमने पिछले टाइम देखा था कि जो नीचे उतरते हुए वर्क डन होता है वो माइनस mgh होता है, तो हम सीधा ले लेते हैं माइनस mgh। अब जो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स है उसका अब डायरेक्शन बदल जाएगा, ये दूसरी तरफ आ जाएगा। यहाँ पे हम इसको लिख देंगे प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन, जो भी मान है उसका प्लस साइन के साथ आ जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो दूसरा वाला केस है, यहाँ पे फिर से हम वही लिखेंगे कि माइनस ऑफ वर्क डन बाय फ्रिक्शन ही लिखेंगे क्योंकि वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है। यहाँ पे जब हम ये माइनस साइन कैंसिल कर देते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि हाफ mv1 का स्क्वायर इजकल टू mgh प्लस ऑफ wf, ठीक है। अब इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब एक बार इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करके देखो तो इस साइड में हम जो देख रहे हैं हाफ mv2 का स्क्वायर और यहाँ पे देख रहे हैं हाफ mv1 का स्क्वायर, हो रहा है mgh माइनस समथिंग और यहाँ पे हो रहा है mgh प्लस समथिंग। तो हम ये समझ गए कि ये जो मेरा v1 है वो ज़्यादा होगा v2 से, क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस हो रहा है mgh प्लस ये। अब ये हमको पता चल गया। अब लास्टली हम इस केस के लिए देखेंगे कि टाइम किस में ज़्यादा लगेगा। तो हमें पता चल गया जो v1 हमने माना था वो माना था जिससे ये एसेंट करता है वेलोसिटी, इससे थोड़ा कंफ्यूज मत होना। दोनों ही केस में v1 माना है जिससे वो ऊपर की तरफ चढ़ता है और v2 माना है जबकि नीचे उतरते हुए जो इसकी रुक फाइनल पॉइंट पे यहाँ पे आके जो वेलोसिटी होती है वो। तो अब हम एक बार इसको देखेंगे फर्दर कि टाइम क्या होता है। तो देखो पहली बार में हमने क्या देखा, जब नीचे उतर रहा था ये था 0 और ये हो गया था यहाँ पे आके v2। और दूसरी बार में जब ये चढ़ रहा था ऊपर की तरफ तो हमने देखा था कि v1 से चढ़ रहा था, फाइनली जाके 0 हो गया था ये। तो नॉर्मली हम क्या देखते हैं, दोनों ही केस में दूरी कितना तय कर रहा है, ये इंक्लाइंड का जो दूरी है वो ऐसी है, तो इतना ही दूरी तय कर रहा है। यहाँ पे हम क्या देखेंगे, जो वेलोसिटी का जो भी डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है v एवरेज इंटू टाइम। v एवरेज क्या होता है, v इनिशियल प्लस v फाइनल बाई 2 इंटू टाइम। तो पहली वाले केस में क्या होगा, ये होगा 0 प्लस v2 बाई 2 इंटू टाइम जो इसको डिसेंट में लगा, उतरने में लगा, ये होगा s के बराबर। ऐसे ही जो दूसरी बार में भी s का जो मान है वो होगा इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2 इंटू चढ़ते हुए का टाइम t ऑफ एसेंट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो 2s बराबर है वो हो जाएगा v2 इंटू टाइम ऑफ डिसेंट इजकल टू 2s बराबर v1 इंटू टाइम ऑफ एसेंट। तो अब देखो ये v2 है, ये t डिसेंट है, v1 है, t एसेंट है। तो हमको पता है कि जो v1 है वो ज़्यादा है, तो यहाँ पे हमें पता है कि ये वाला पार्ट जो है वो ज़्यादा है। तो मान लो और ये इसलिए क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे v2 से ये ज़्यादा है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो जगह कम हो जाएगा। कैसे, मान लो कि v1 है 5, अब ये दोनों ये है कितना, v2 जो है वो है लेट से 2, तो v1 ज़्यादा है। तो टाइम को यहाँ पे कितना होना पड़ेगा अगर दोनों मल्टीप्लाई होकर सेम होना है तो टाइम को अगर यहाँ पे हम लेंगे 5 तो यहाँ पे लेना पड़ेगा 2, यानी कि टाइम जो है एसेंट का वो जो हो जाएगा वो कम हो जाएगा टाइम ऑफ डिसेंट से। तो ऐसे करके हम इसको वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। ये काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसीलिए हमें इसको ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू।